हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ विंग से कुरान। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है, विच इज रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो इसको आज हम बिल्कुल इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली एक भी चीज को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी देर के साइड हटता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने क्या किया? बेसिकली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इस एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दी। किसको? कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करा। किसको? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब पहले समझ लेते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूट बेसिकली है क्या। ये ऐसा सिस्टम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। इट इज अ सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है जब आप लोकल अफेयर्स को मैनेज करते हो, और वो मैनेज करने वाली बॉडी कौन सी होती है? लोकल इलेक्टेड बॉडी होती है, जिसको कौन इलेक्ट करते हैं? लोकल पीपल। मैंने यहां पे डेफिनेशन भी लिखी है दैट इट इज द मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर्स by such local bodies who have elected by the local people। इसी का मतलब होता है जब लोकल अफेयर्स को लोकल इलेक्टेड बॉडी मैनेज करेगी, जिनको लोकल लोगों ने ही चुना होगा, उसी एरिया के लोगों ने चुना होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे जी? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब क्या ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पहले नहीं था? अगर था तो ये कैसे इवॉल्व हुआ, हमने वही पढ़ना है। देखो, एंशिएंट टाइम से पंचायत का आपको सुनने को मिलेगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 1992 के बाद नहीं आया, ये एंशिएंट टाइम से चल रहा है, और उसके लिए बहुत सारे क्या कहते हैं प्रूफ्स हैं। जैसे आप देखोगे वैदिक पीरियड में बहुत सारी संस्कृत स्क्रिप्चर्स थी। उस स्क्रिप्चर्स में पंचायतन वर्ड का मेंशन है। किसका? कौन से वर्ड का मेंशन किया गया है, जिक्र किया गया है? पंचायतन। और ये पंचायतन बेसिकली 5 लोगों की बॉडी होती थी, ठीक है, जिनको पंच बोला जाता था, और इन 5 में से एक बंदा होता था जो चेयरमैन होता, जिसको स्पिरिचुअल मैन बोला जाता था। और आहिस्ता आहिस्ता करते हुए पैसेज ऑफ टाइम ये स्पिरिचुअल मैन जो था, इसका इंक्लूजन वैनिश हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे ऋग्वेदा में सभा, समिति और विधाता, इनका मेंशन है, जो किसके रिलेटेड है? किसके साथ रिलेटेड है? सेल्फ, लोकल सेल्फ यूनिट्स बोलते थे इसको। क्या बोलते थे? लोकल सेल्फ यूनिट्स। ऋग्वेदा में भी इसका मेंशन है, जिक्र किया गया। उसके बाद जब सल्तनत पीरियड आया, जो दिल्ली के सुल्तान थे, उन्होंने अपने किंगडम को प्रोविंसेस में डिवाइड किया होता था, और उन प्रोविंसेस का नाम होता था विलायत। क्या नाम होता था बच्चों? विलायत, ठीक है। और इन प्रोविंसेस में, इन विलायत में विलेज की गवर्नेंस के लिए 3 ऑफिशियल्स रखे जाते थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था विलेज लेवल में। उसको बोला जाता था मुकद्दम, जो किसके रिलेटेड था? एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड था, ठीक है बच्चों। उसके बाद मुकद्दम वाज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेजेस। इसका काम होता था विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। पटवारी, जो आज भी आप सुनते होंगे, बहुत सारी जगह आपको मिलेगा सुनने को, ठीक है, स्टेट में, हमारी स्टेट में पटवारी का काम होता था विलेज में क्या करना? रेवेन्यू कलेक्ट करना। और चौधरी का काम होता था बच्चों कि कोई भी डिस्प्यूट अगर विलेज में आ गया है, तो वो विद द हेल्प ऑफ पंच उस डिस्प्यूट को क्या करेगा जी? रिजॉल्व करेगा। तो अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 1992 के बाद नहीं, बल्कि बहुत अर्ली पीरियड से चलता आ रहा है। और जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में,
तो ब्रिटिश पीरियड में इन लोकल सेल्फ यूनिट्स की ऑटोनॉमी खत्म होना स्टार्ट होगी, इनकी इंडिपेंडेंस खत्म होना स्टार्ट होगी। फाइनली ब्रिटिश पीरियड में ही एक लॉर्ड थे जिनका नाम था लॉर्ड रिपन। उन्होंने 1882 में, कौन से ईयर में, 1882 में एक फ्रेमवर्क तैयार किया रिगार्डिंग दी लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उस फ्रेमवर्क को जब उन्होंने तैयार किया, उस फ्रेमवर्क को बोला गया मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल डेमोक्रेसी इन इंडिया। और अगर आपको याद हो, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल डेमोक्रेसी इन इंडिया भी बोलते और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी बोलते। किसको? लॉर्ड रिपन को। तो ब्रिटिश पीरियड में इसको लॉर्ड रिपन के टाइम पे वापस रिवाइव किया गया। किनको? लोकल डेमोक्रेसी को, राइट। अब हम बात करते हैं उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी इनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई और इनको कुछ राइट्स दिए गए पंचायत को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, जब देश आजाद हुआ हमारा 1947 में, जब देश आजाद हुआ 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, तब 2 आर्टिकल्स थे जो डील करते थे किसके साथ? पंचायत के साथ, ठीक है, लोकल डेमोक्रेसी के साथ। एक था आर्टिकल 40 जो किसमें मेंशन्ड है बच्चों? पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसमें बताया गया है कि भाई जिक्र किया गया इस आर्टिकल 14 में किसका? पंचायत का, कि हर विलेज में आपको क्या करना है? पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है और उनको कुछ पावर्स क्या करनी है? इंश्योर करनी है, ताकि वो क्या करें? इंडिपेंडेंटली और एज अ ऑटोनॉमी बॉडी वो काम कर पाए, ऑटोनॉमस बॉडी की तरह वो क्या कर पाए? वहां पे काम कर पाए। अब उसके बाद एक और आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 क्या करता है? जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर है हर स्टेट में, उनको एम्पावर करता है, ये पावर प्रोवाइड करता है कि वो जो भी लोकल गवर्नमेंट के रिलेटेड क्या कर सकते हैं? डील कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट्स है लोकल गवर्नमेंट में, उसमें वो क्या कर सकते हैं? लॉ बना सकते हैं और थ्रू लॉ उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये आर्टिकल 246 में मेंशन्ड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इससे पहले स्टार्ट करने से पहले पंचायती में पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहूंगा। जैसे शेड्यूल 7 है ना, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्लियर का डिवीजन की हुई, डिवीजन ऑफ व्हाट पावर्स, ठीक है, बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। स्टेट में अलग सब्जेक्ट मेंशन्ड है, यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स अलग मेंशन्ड है। जो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, और ड्यूरिंग नॉर्मल सर्कमस्टांसिस जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या करेगी? स्टेट लॉ बनाएगी। और स्टेट लिस्ट में लोकल गवर्नमेंट का भी मेंशन किया गया। वो लोकल गवर्नमेंट बेसिकली डील्स विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्युनिसिपैलिटीज। याद रखिएगा आप, मतलब क्या हो गया कि लोकल गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशंस, उसको पावर कैसे देनी है, किस तरीके से चीजें वहां पे विलेज लेवल में या डिस्ट्रिक्ट लेवल में इंप्लीमेंट होगी, वो बाय लॉ कौन इंप्लीमेंट करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर, ना कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज इट इज द एक्सक्लूसिव स्टेट सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट, ठीक है, इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने देखा कि भाई आर्टिकल 14 में तो मेंशन किया गया है, बट आर्टिकल 40 क्या है बच्चा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इज नॉट जस्टिशिएबल, ये बाइंडिंग नहीं है स्टेट पे, है ना, बिकॉज जस्टिशिएबल नहीं है तो उससे बाइंडिंग नहीं है। तो इस वजह से बाइंडिंग ना होने के कारण जितने भी स्टेट गवर्नमेंट पे, इससे क्या हो गया? आपको देखने को मिलेगा कि देयर वाज नॉट यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ दिस लोकल गवर्नमेंट थ्रू आउट द कंट्री। अब यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ना होने के कारण गवर्नमेंट्स जो बहुत सारे बेनिफिट्स थ्रू स्कीम्स विलेज लेवल पे प्रोवाइड करना चाहती थी, वो विलेज में नहीं हो पा रही थी, और ग्रॉस रूट लेवल की डेवलपमेंट किसी भी तरीके से नहीं हो पा रही थी। तो फाइनली क्या किया गया? 1957 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके अंदर जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी, उसने बलवंत राय मेहता कमेटी अपॉइंट की। एक कमेटी बनाई जिसके हेड कौन थे? बलवंत राय मेहता।
और बलवंत राय मेहता जी को क्या बोला गया कि आप बताओ कि हम कम्युनिटी डेवलपमेंट जो पार्टिसिपेशन है इसकी वर्किंग को कैसे और एनहांस कर सकते हैं, कैसे और बढ़िया बना सकते हैं। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या बोला, उसको देखने को क्या मिला कि कम्युनिटी डेवलपमेंट पार्टिसिपेशन या प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का फेलियर का सबसे बड़ा कारण क्या है कि भाई पीपल पार्टिसिपेशन नहीं है, पीपल पार्टिसिपेशन नहीं है। और अगर आप लोगों की पार्टिसिपेशन चाहते हो, क्या चाहते हो, अगर आप लोगों की पार्टिसिपेशन चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 टियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। विलेज लेवल में आप एस्टैब्लिश करें ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल में आप एस्टैब्लिश करें पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप क्या एस्टैब्लिश करोगे, जिला परिषद। यह बात की गई। अब इसी को बेसिकली इस बलवंत राय कमेटी ने बात क्या की, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की। किसकी बात की, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की। और इसी स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को सबसे पहले किसने फॉलो किया और अडॉप्ट किया, वो थी राजस्थान। राजस्थान ने बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन को देखते हुए 2 अक्टूबर 1959 को अपने नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्या किया, एस्टैब्लिश किया। और इसको किसने फॉलो किया फिर बच्चे वापस, आंध्र प्रदेश ने। दूसरी स्टेट कौन सी थी जिसको फॉलो किया था, आंध्र प्रदेश में। बट अभी भी बहुत सारी कमी थी, अभी भी बहुत सारी स्टेट्स थी जो इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही थी, और जहां इंप्लीमेंट हो चुका था वहां पे प्रॉपर फंक्शन नहीं होती इन इंस्टीट्यूशन की। तो फिर हुआ क्या, एक अशोक मेहता कमेटी अपॉइंट हुई 1977 में। इनको बोला गया कि आप हमें बताएं कि कैसे इन ग्रॉस रूट लेवल पे इन बॉडीज को हम पावर्स एंडो करें और कैसे हम ये इंश्योर करें कि भाई ये एडिक्वेटली, ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाए और इनके द्वारा हर लोगों तक फायदा पहुंच पाए। तो अशोक मेहता कमेटी ने क्या किया, अशोक मेहता कमेटी ने यह बोला कि फर्स्ट आप क्या करो, 3 टियर स्ट्रक्चर को 2 टियर स्ट्रक्चर से रिप्लेस करेंगे। आप मतलब आप 3 टियर स्ट्रक्चर जो इन्होंने बोला था, इन्होंने बोला इसको रिप्लेस करो, इसकी जगह क्या लाओ, 2 टियर स्ट्रक्चर लाओ। एक मंडल पंचायत होगा, विलेज लेवल इन्होंने खत्म कर दिया। इन्होंने बोला मंडल पंचायत होगा, ठीक है, मंडल पंचायत जिसमें ग्रुप ऑफ विलेजेस होंगे, ब्लॉक लेवल नहीं था इसमें। मंडल पंचायत क्या होगा, जिसमें ग्रुप ऑफ विलेजेस आएंगे। और जिला परिषद इन्होंने बात की क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश होगा। मतलब अशोक मेहता कमेटी ने किसके बारे में बात की, 2 टियर स्ट्रक्चर के बारे में बात की, ठीक है जी, 2 टियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात की। अब उसके बाद इसी को रिकमेंडेशन, अशोक मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन को देखते हुए कर्नाटका ने क्या किया, इसको इनकॉर्पोरेट किया अपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, ठीक है बच्चा। उसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे, हर बच्चे का अपना तरीका है, बहुत सारे बच्चों को ये ऑलरेडी पता है, बहुत सारे बच्चे और डेप्थ में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं और थोड़ा सा डेप्थ में चला गया हूं। जैसे आप देखोगे बहुत सारी कमेटीज थी, आप यार को सिर्फ बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी थी, इसके अलावा भी बहुत सारी कमेटीज थी। जैसे आप देखोगे हनुमंथा राव कमेटी थी, जीवी के राव कमेटी थी, उसके बाद आई, उसके बाद एलएम सिंघवी कमेटी आई, उसके बाद सरकारिया कमीशन जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे बात करती थी, इसने भी बहुत सारी रिकमेंडेशन दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे। उसके बाद पीके थुंगन कमेटी आई, उसके बाद हरलाल सिंह खड़ा कमेटी आई। अब सारी कमेटीज आप बस थोड़ा सा याद रखो, ये कमेटीज थी, इनने क्या क्या रिकमेंडेशन दी ये इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना। और आप ये भी मत याद रखना कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में किसी पर्टिकुलर कमेटी की ही रिकमेंडेशन को माना गया, नहीं, बहुत सारी कमेटीज की रिकमेंडेशन को क्या किया गया था, इनकॉर्पोरेट किया गया था इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा हम देख ले जीवी के राव क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके 1-2 पॉइंट। जीवी के राव ने क्या बोला, जीवी के राव ने बोला कि भाई हम स्टेट लेवल पे विलेज को बेसिक यूनिट नहीं रखेंगे प्लानिंग को, हम रखेंगे किसको बेसिक यूनिट प्लानिंग का, डिस्ट्रिक्ट को, और डिस्ट्रिक्ट को बेसिक यूनिट ऑफ प्लानिंग रखेंगे ना कि विलेज को। और दूसरी बात, हमने रेगुलर इलेक्शन करवाने जो नहीं हो पा रहे, किसने बोला, जीवी के राव कमेटी। एलएम सिंघवी कमेटी व्हिच वाज अपॉइंटेड बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट, उन्होंने क्या बोला,
उन्होंने बोला सबसे पहले इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दो जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देने से क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन आ जाएगी हर एक स्टेट गवर्नमेंट पे कि उनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करना ही करना है। दूसरी बात उन्होंने बोला, अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छी तरीके से काम करे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल लेवल्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज देने पड़ेंगे। एलएम सिंघवी ने यह बात बोली, और एलएम सिंघवी कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास किया। ठीक है, क्या क्या किया, 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, यही है, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए ना। आप 69th होगा तो फिर आपको गड़बड़ हो जाएगी। इतनी देर आप रिकॉल करो क्या क्या मैंने बताया, ठीक है। हाँ बच्चों, 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ही है 1989। ये 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 ने क्या बोला, ये आया, एलएम सिंघवी की रिकमेंडेशंस को माना और ये बिल लाया गया, बट ये बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाया और बिल खत्म हो गया। फाइनली अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव जो थे, उन्होंने अमेंडमेंट पास की और ये अमेंडमेंट फाइनली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनके 1992 बनके क्या हुई जी, पास होगी। दोनों हाउस ने इसको पास किया। अब हम कुछ स्पेशलिटी पढ़ेंगे, किसके, कुछ प्रोविजंस पढ़ेंगे जो ये अमेंडमेंट एक्ट बात करता है। ठीक है बच्चों, मैं लिखता जाऊंगा, आप साथ साथ नोट करते जाना, ठीक है जी। अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दे दी, है ना जी, किसको, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने एक तो पहले आप याद रखिएगा पार्ट 9 इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस पार्ट 9 का टाइटल क्या था, इट वॉज टाइटल्ड दी पंचायत। ठीक है, इसको टाइटल क्या दिया गया, दी पंचायत। उसके बाद और इंपॉर्टेंट क्या है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो पंचायत टाइटल मेंशन किया गया, कौन से आर्टिकल्स इसके साथ डील करते थे, आर्टिकल्स 243 टू 243 कैपिटल ओ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद इस एक्ट ने और क्या ऐड किया, एक नया शेड्यूल ऐड किया जिसका नाम था 11th शेड्यूल, जिसमें कितने फंक्शनल यूनिट्स मेंशन थे, 29 फंक्शंस मेंशन थे, जो किसके परव्यू में थे, पंचायत के परव्यू में, कि वही इसको क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। और बाय लॉ स्टेट लेजिस्लेचर उनको ये गाइड करता जाएगा कि कैसे आपने इसको एडमिनिस्टर करना है। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 9 टाइटल क्या था, दी पंचायत, कौन से आर्टिकल्स डील करते थे, आर्टिकल्स 243 टू 243 कैपिटल ओ, और कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया था, 11 शेड्यूल, जिसमें कितने फंक्शंस मेंशन थे, 29 फंक्शंस मेंशन थे। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आप याद रखिए, इन्होंने बोला 3 टियर स्ट्रक्चर होगा ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। क्या होगा, 3 टियर स्ट्रक्चर होगा। पंचायत विलेज लेवल में भी होगी, ठीक है, उसके बाद ब्लॉक पंचायत और पंचायत समिति, यह ब्लॉक लेवल में होगी, ठीक है, और जिला परिषद ये किस लेवल में होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगा। इन्होंने ये बात की, और इन्होंने साथ में ही क्या बोला कि जितनी भी सीट्स होंगी, है ना, जितनी भी सीट्स होंगी, अब हर पंचायत, हर विलेज की सीट इक्वल नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि हर विलेज का पॉपुलेशन बराबर तो नहीं होगा ना, किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, पंचायत में सीट रखेंगे, और जितनी भी सीट होगी उस सीट को क्या करेंगे हम, अगर सपोज करो एक गांव है तो गांव में को हम वार्ड्स में डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे जी, वार्ड्स में डिवाइड कर देंगे, और हर वार्ड में से, ठीक है, एक पंच चुना जाएगा। कौन चुना जाएगा बच्चे, पंच चुना जाएगा। और चुनेगा कौन इसको,
वो एडल्ट्स चुनेंगे दोज हु आर रजिस्टर्ड एज अ वोटर्स। वो एडल्ट्स दोज हु आर रजिस्टर्ड एज वोटर्स वो चुनेंगे। हर एक वार्ड से एक एक पंच आएगा, ठीक है। और इनका हेड कौन होगा? सरपंच। सरपंच को कौन चुनेगा? पूरा वार्ड मिलकर चुनेगा, मतलब ग्राम सभा। नाउ व्हाट इज ग्राम सभा? ग्राम सभा कंप्राइज ऑफ ऑल एडल्ट्स हु आर रजिस्टर्ड एज वोटर्स, ठीक है जी। वो मिलके क्या करेंगे? सरपंच चुनेंगे। इन्होंने ये बात बोली, ठीक है। और इन्होंने बोला कि ये तीनों लेवल पे जितनी भी सीट्स होंगी वो फील्ड होंगी बाय इलेक्शन। याद रखिएगा आप, वो क्या होंगी? फील्ड बाय इलेक्शन, ठीक है। लेकिन जो ब्लॉक लेवल पे जो चेयरपर्सन होगा और जिला परिषद पे जो चेयरपर्सन होगा वो इलेक्टेड नहीं होगा, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा। यह भी बोला गया किस अमेंडमेंट ने? इस अमेंडमेंट ने, ठीक है बच्चों। उसके बाद इन्होंने बोला, इस प्रोविजन ने तो यह बोला है कि भाई 3 टियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना, स्टेट में। एक विलेज लेवल में होगा, एक ब्लॉक लेवल में होगा, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगा। हर स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे बांटे जाएगी। लेकिन जिस स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम होगी, जिस स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम होगी, वहां पे इंटरमीडिएट लेवल नहीं होगा। इंटरमीडिएट लेवल मतलब ब्लॉक लेवल नहीं होगा। 3 टियर स्ट्रक्चर वहीं पे मिलेगा जिस स्टेट की पॉपुलेशन इज मोर देन 20 लाख, ठीक है बच्चों। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब इन्होंने दूसरी बात क्या बोली कि जितनी भी सीट्स एलोकेट होंगी एट विलेज लेवल, एट ब्लॉक लेवल, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, वहां पे आप सीट्स रिजर्व करोगे फॉर एससीज एंड एसटीज। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज। और वो रिजर्वेशन सीट कैसे होगी? इनकी सीट कैसे रिजर्व होगी? इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। आप सपोज करो कि एससी की पॉपुलेशन है 20% और एसटी की पॉपुलेशन है 15%, तो जितनी सीट एलोकेट हुई है तीनों लेवल पे, जितनी भी सीट एलोकेट हुई है, तो हर लेवल पे 20% सीट किसके लिए रिजर्व होगी? एससी के लिए, और 15% सीट किसके लिए रिजर्व होगी? एसटीज के लिए, तीनों लेवल पे। क्लियर है जी। फिर इन्होंने बोला कि 1/3 सीट्स आपने रिजर्व करनी है फॉर वुमेन, और 1/3 सीट्स आपको जितने भी लेवल पे चेयरपर्सन हैं, उन चेयरपर्सन की 1/3 सीट वो भी आपको वुमेन के लिए रिजर्व करनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये जितना भी रिजर्वेशन है एससी एसटीज का, वुमेन का, एट ऑल लेवल, और या चेयरपर्सन पे, वो कौन सा आर्टिकल डील करता है? दैट इज आर्टिकल 243 कैपिटल डी। ये बात करता है सीट्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज और वुमेन की, ठीक है। 1/3 जो एससीज वुमेन के लिए होगी और एसटीज और एससीज के लिए क्या हो गई? इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, ठीक है जी। अब कोई टेंशन तो नहीं है। अब उसके बाद इन्होंने बात करी, इन्होंने बोला यूनिफॉर्म टेन्योर होगा। यूनिफॉर्म टेन्योर का मतलब है 5 इयर्स, ठीक है। 5 लेवल में कितनी देर तक वो रहेंगे? ये पंचायत एट ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में 5 साल के लिए, ठीक है। और अगर इन केस ये डिसॉल्व हो जाती है, इन केस ये डिसॉल्व हो जाती है तीसरे साल में, 3rd ईयर चल रहा था, ये डिसॉल्व हो जाती है, तो इट इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी कि आपको 6 मंथ्स के अंदर इलेक्शन करवाना ही करवाना है। और जो नई बॉडी, इलेक्टेड बॉडी आएगी चुन के, वो कितनी देर तक कंटिन्यू करेगी? 2 इयर्स तक। याद रखिए, अगर डिसॉल्व हुई तो। मेरी बात आप समझे? टेंशन तो नहीं है कोई यहां पे। अब नेक्स्ट, उसके बाद बात आती है 243 कैपिटल आई। यह बात करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन हर स्टेट में। यह फाइनेंस कमीशन क्या होगा? प्रिंसिपल्स लेट डाउन करेगा कि
कैसे हमें एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं, किसको? पंचायत को और म्युनिसिपैलिटीज को। कौन बोलेगा? 243 कैपिटल आई। कैसे? ये बोलता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन, और ये फाइनेंस कमीशन क्या करेगा कि कैसे आप एडिक्वेट रिसोर्सेज, क्या प्रिंसिपल्स होंगे जिसको फॉलो करके हम एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंश्योर कर पाए पंचायत को और म्युनिसिपैलिटीज को, ताकि वो अपना फंक्शन प्रॉपरली कर पाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद 243 कैपिटल के ये बात करता है किसकी कॉन्स्टिट्यूशन को? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये बोलता है कि इनका टाइमली इलेक्शन हो पाए और जो इलेक्शन हो वो बिल्कुल फेयर हो, उसके लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी बैठाई जाएगी जिसका नाम होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। किसने बोला? आर्टिकल 243 कैपिटल के। और 243 कैपिटल के बोल रहा है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर, इन कंसल्टेशन विद द कमीशन हुज चेयरमैन इज चीफ मिनिस्टर। तो आई होप आपको यहां पे सब कुछ क्लियर